चलो एवरीवन, हमारा अक्टूबर नवंबर का जो करंट अफेयर सीरीज का आखिरी हम लोग लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। और साइंस एंड मतलब ये मिसलेनियस पार्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फिर हेड सब हेडिंग्स मिलेंगे आपको। इसमें पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी तरह स्पोर्ट्स आएगा, अवार्ड्स आएंगे, वो सब। तो फटाफट इसको हम लोग देखते चलते हैं। साइंस एंड टेक में जो पहला न्यूज़ है वो है इंडिया एआई मेटा कोलैबोरेशन। तो बहुत सिंपल सा याद रखना है कि मेटा यानी जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है फेसबुक ये सब का, वो और इंडिया एआई जो है उसके साथ अगर आप देखेंगे आईआईटी जोधपुर जो है में जनरेटिव एआई केंद्र सृजन की स्थापना की है। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। इंडिया एआई और मेटा ने मिलकर सेंटर फॉर जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव एआई केंद्र जो है सृजन उस नाम का एक एस्टैब्लिशमेंट किया है। तो लोकेशन पूछेगा आपसे जोधपुर, और दूसरा कि किसके बीच में, तो इंडिया एआई और मेटा के बीच में है। ठीक है। दूसरा 5G एआई RAN बाई एनवीडिया एंड सॉफ्ट बैंक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एनवीडिया जो कंपनी है ग्राफिक्स वाली और सॉफ्ट बैंक ने दुनिया का पहला ऐसा टेलीकॉम नेटवर्क लॉन्च किया है जो एआई और 5G दोनों को एक साथ लेकर चला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई इंटीग्रेटेड 5G टेलीकॉम सिस्टम पहली बार जिसको 5G एआई RAN के नाम से रखा गया है वो किसने लॉन्च किया है? एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने। ठीक। अगला आईआईटी मद्रास और इसरो फ्लूइड साइंसेज सेंटर। देखिए इसमें क्या है, आईआईटी मद्रास और इसरो ने एक साथ कोलैबोरेट किया है। अगर आप देखेंगे ये मिलकर क्या करेंगे, ये लोग क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस। ठीक है। तो जो सेंटर फॉर फ्लूइड और थर्मल साइंसेस की हम बात करते हैं, यानी कि फ्लूइड और थर्मल साइंसेस पे जो अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है किसने? आईआईटी मद्रास और इसरो ने। किसके ऊपर? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस। ठीक है। फ्लूइड और थर्मल साइंसेस के ऊपर ध्यान रखना है, किसके बीच में? आईआईटी मद्रास और इसरो। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है विज्ञान और शांति का, वो 9 से 15 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज टू हाईलाइट द रोल ऑफ साइंस इन ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन। विज्ञान का जो भूमिका है वैश्विक शांति और सहयोग में, उसको दिखाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। अगर अगला बात करेंगे तो जिमसैट 2। तो जिम्बाब्वे का एक जिमसैट 2 जो उपग्रह है उसको रूस से लॉन्च किया गया, और ये एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसोर्स जो मैपिंग होता है अगर आप समझेंगे तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है। तो कहाँ जिमसैट 2 पूछ देगा मैच द फॉलोइंग में किसके साथ, तो ये जिम्बाब्वे का कहाँ से लॉन्च हुआ है? रशिया से। लिग्नोसैट वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो लिग्नोसैट जो क्या है, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है, लकड़ी का उपग्रह है, और इसको जापान के वैज्ञानिकों ने लिग्नोसैट को लॉन्च किया है। जो अगर आप देखेंगे तो किस तरह की लकड़ी से बना है, तो होनोकी वुड यानी होनोकी लकड़ी से क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने बनाया है। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर बनाया है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। कौन सा लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है? होनोकी लकड़ी। ठीक। नेक्स्ट, इसरोज ले एनालॉग स्पेस मिशन। तो ले में अंतरिक्ष मिशन जो इसरो का है, अगर आप देखेंगे तो एक एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है जो मानव मिशन की तैयारी का एक हिस्सा है। जो हमारा स्पेस लाइक कंडीशन जो है उसको दिखाने के लिए ये एनालॉग स्पेस सिमुलेशन मिशन जो ले में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे तो उस तरह का एक सेम जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ क्रिएट करके उसका एक डेमो आप कह सकते हैं वो किया जा रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है ये? लेह में। ठीक है। सेंजू 19 मिशन। ठीक है। तो सेंजो 19 अंतरिक्ष मिशन जो किसका मिशन है? चाइना का मिशन है, जिसमें कि चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें वैंग होइजे है जो पहली चाइनीज वुमेन स्पेस इंजीनियर भी हैं, वो लोग कहा गए हैं एस्ट्रोनॉट्स के साथ, वो लोग मतलब स्पेस में गए हैं चाइना के द्वारा। किसमें? सेंजो 19 मिशन के अंदर। ठीक है। 3 लोग हैं। फिर है याओगन उपग्रह, याओगन सैटेलाइट चाइना का। तो चाइना ने लो अर्थ ऑर्बिट को टेस्ट करने के लिए याओगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। बस आपको इतना ही जानना है, याओगन कहाँ का है? चाइना। आईआईटी मद्रास दुबई कैंपस। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ग्लोबल फ्लैगशिप कैंपस जो है वो दुबई में शुरू किया है। तो आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, 75th IAC एंड मूनलाइट प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो है हमारा, उसका 75वां जो है, आप अगर समझेंगे जो प्रोग्राम है वो मिलान में हुआ, और इसी में ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो हमारी है उसके द्वारा मूनलाइट प्रोग्राम को
लॉन्च किया गया। तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, 75वीं इंटरनेशनल जो है हमारा एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस है वो कहाँ पे हुआ, तो मिलान में, ठीक है, 14 से 18 अक्टूबर के बीच में। और दूसरा कि मूनलाइट प्रोग्राम जो किसका एक इनिशिएटिव है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। स्पैडेक्स जो इसरो का मिशन है, तो इसरो ने 2 सैटेलाइट चेजर और टारगेट जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो है उसको मिल गया, और आप जानते हैं ऑलरेडी स्पैडेक्स मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, पहला वाला वो हो चुका है, ठीक है, जो स्पेस डॉकिंग हमारा था। हम लोग आगे वाले महीनों में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देन वर्ल्ड स्पेस वीक, जो हमारा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है, वो 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार का जो थीम था होता है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। क्या थीम था, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, तो अंतरिक्ष और आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज। देन किरामेकी 3 जापान, तो जापान ने अगर आप देखेंगे तो उसके H3 रॉकेट के साथ किरामेकी 3 डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो ध्यान रखेंगे किरामेकी 3 जो हमारा ये डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कहाँ का है, जापान का, और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो H3 रॉकेट। कोसर एंड होडोड, ईरान, तो ईरान का पहला प्राइवेट सेक्टर जो सैटेलाइट है कौसर और होडोड, वो रशियन सोयूज रॉकेट से लॉन्च हुआ। देखिए ये किसी भी कंट्री का अगर हम बात करेंगे, जब फर्स्ट कोई भी डेवलपमेंट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये ईरान का पहला प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर का जो 2 उपग्रह है, कौसर जो इमेजिंग के लिए और होडोड जो संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो लॉन्च किया गया, ठीक है। देन लीसा मिशन, नासा और ईएसए, तो लीसा मिशन जो है उसका काम क्या है, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है यानी कि गुरुत्वीय जो तरंगे हैं उनको का अध्ययन करेगा, और ये अगर आप देखेंगे तो ये 3 सैटेलाइट के द्वारा एक ट्रायंगल बनाएगा, कहाँ पे, स्पेस में बनाएगा, एक त्रिकोणीय स्वरूप लेगा। तो लीसा मिशन किसका एक इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। SBS-3 सर्विलेंस इंडिया, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है हमारा, यानी कि रक्षा समिति जो हमारी है, उसने SBS-3 को मंजूरी दे दिया है, जिसमें कि 52 सर्विलेंस सैटेलाइट जो होंगे वो आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 52 उपग्रह को ये जो है वो दिया जाएगा, क्या चीज़ के लिए, सर्विलेंस के लिए। राइज मिशन, तो ये राइज मिशन जो किसका है, अगेन इसकी भी ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और इसका काम रहेगा सैटेलाइट कैप्चर को टेस्ट करना और स्पेस डेबरी के रिडक्शन को रिलीज करना, ठीक है। यूरोपियन स्काई शील्ड, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने किसको ज्वाइन किया है, यूरोपियन, अगर आप देखेंगे स्काई शील्ड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो एक जर्मन लेड आयरन डोम स्टाइल सिस्टम है, जो कि यूक्रेन के इन्वेजन के बाद शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन स्काई शील्ड जो है वो एक क्या है, जर्मन लेड आयरन डोम स्टाइल सिस्टम है, डिफेंस के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। तो जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ उसके बाद इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। देन PYPIM बाय इजराइल, ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसराइल जो है उसने पाइपाइम बनाया है, या पीवाई पाइम बनाता है, हम बात करेंगे इसको, विच अलाउज डायरेक्ट इन मेमोरी कंप्यूटिंग बाईपासिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो सीपीयू को बाईपास करके मेमोरी में डेटा प्रोसेसिंग डायरेक्टली कर दे, वो तकनीक डेवलप कर दिया किसने, इसराइल ने, और उसका नाम क्या है, पाइपाइम, ठीक है। RNA एडिटिंग ब्रेक थ्रू, तो वेव लाइफ साइंसेज जो है उसने पहला क्लिनिकल आरएनए एडिटिंग जो है, यानी आरएनए संपादन का सफल परीक्षण कर लिया है, कहाँ पे, वेव लाइफ साइंसेज कहाँ का है, यूएस का, वेव लाइफ साइंसेज कहाँ पे है, यूएस, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर स्क्वैटिंग, तो जब हम लोग साइबर स्क्वैटिंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो इट इज द एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स टू प्रॉफिट फ्रॉम अनदर्स ट्रेडमार्क और आइडेंटिटी, ठीक है, या डोमेन नेम को किसी ट्रेडमार्क या प्रसिद्ध नाम से खरीद कर मुनाफा कमाने की प्रक्रिया होती है। इससे संबंधित भारत में कोई कानून नहीं है। जैसे देखिए हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि 2020 में कोविड जो है वो जब शुरू में बाहर की जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए अगर, तो इस तरह के केसेस अभी इंडिया में बहुत हम लोग सीरियस नहीं थे इसको लेकर। सपोज उस समय कोई क्या किया, एक डोमेन ले लिया कोविड रिलीफ डॉट गवर्नमेंट डॉट ऐसा करके, मतलब कोई एक वेबसाइट बनाया डोमेन नेम जो काफ़ी प्रोमिनेंट डोमेन नेम है, या मान लीजिए इंडिया कभी को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मीटिंग को होस्ट करना चाह रहा है, तो ऐसे वो बनाकर डोमेन क्या कर लेते हैं ताकि इससे क्या हो जाए कि आपको प्रॉफिट मिले, अगर बाद में आप इसको
मतलब आप अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप बेचेंगे या करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, मुनाफा कमाएंगे आप पहले डोमेन को खरीद लेते हैं तो। इसी को बोलते हैं साइबर स्क्वाटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टारशिप। तो स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम। तो 13 अक्टूबर को स्पेस एक्स ने अपने 70 मीटर लंबे सुपर हेवी बूस्टर को 2 विशाल रोबोटिक वाहनों से सफलतापूर्वक पकड़ लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट आप कह सकते हैं जो हासिल किया गया कि स्पेस एक्स ने क्या किया, अपने रॉकेट सिस्टम को रीयूजेबल यानी वापस से रिकैप्चर कर लिया। ठीक है ना, और सुपर हेवी बूस्टर को रिकैप्चर कर लिया किसके द्वारा, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप देखेंगे तो दो तरह के जो रॉकेट के स्टेजेस है, सुपर हेवी फर्स्ट लेवल में और स्टारशिप जो अपर लेवल यानी ऊपरी भाग में है। ठीक है, इसको बूस्टर या आप भी कह सकते हैं सुपर हेवी को। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो लगभग 120 मीटर है और स्टारशिप इज टॉलर देन द हिस्टोरिक सैटर्न 5 दैट कैरीड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो सैटेलाइट कैरी किया था सैटर्न 5, उससे ये अगर आप देखेंगे तो बड़ा है स्टारशिप जो है। पर्पस इसका क्या है, इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट क्रू कार्गो टू अर्थ ऑर्बिट मून मार्स एंड बियॉन्ड। तो क्रू और कार्गो को ये ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुंचाने के लिए उसके लिए ये पर्पस से बनाया गया है। देन बायोपॉलीमर्स इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने भारत का पहला, अगर आप देखेंगे तो बायोपॉलीमर जैव पॉलीमर प्रदर्शनी जो है उसकी एक सुविधा फैसिलिटी जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया, जेजुरी पुणे में किया है। ठीक है, अगर आप बात करें तो बायोपॉलीमर्स होते क्या हैं, तो ये जैव सोर्स यानी बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनते हैं जैसे कि ऑयल, फैट, शुगर, तेल, वसा, चीनी, इन सब से, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं। ठीक है ना, एक्स बैंड रडार इन वायनाड केरला। तो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री जो उसने क्या अप्रूव किया है, इंस्टॉलेशन ऑफ एन एक्स बैंड रडार इन वायनाड केरला। तो 8 से 12 गीगा हर्ट्ज पर ये काम करेगी और 2 से 4 सेंटीमीटर जो इसकी जो हम अगर बात करते हैं वेवलेंथ है, तरंग लंबाई, उसके बेसिस पे ये हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है वो बहुत कम रेंज में प्रोवाइड कराने में सक्षम रहेगी। तो एक्स बैंड रडार कहाँ पे, वायनाड केरला। नेक्स्ट, यूरोपा क्लिपर नासाज ओशियन वर्ल्ड मिशन। तो यूरोपा क्लिपर क्या है, नासा का एक महासागरीय मिशन है जो 14 अक्टूबर को नासा ने लॉन्च किया, किसके थ्रू, फैल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट विल असेस द हैबिटेबिलिटी ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा। तो जुपिटर का एक जो मून है जिसका नाम है यूरोपा, वहां पर हैबिटेबिलिटी को, ठीक है ना, हैबिटेबिलिटी को जो मतलब कि वहां पे रह सकते हैं कि नहीं उस चीज को असेस करने के लिए, मापने के लिए ये भेजा गया मिशन, फैल्कन हेवी रॉकेट से भेजा गया यूरोपा क्लिपर। मिशन का कॉस्ट और ये टोटल ट्रैवल जो डिस्टेंस वो हमके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, डिजिटल अरेस्ट, ये वर्ड बस इसका मतलब समझ लेना। डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक नया तरह का साइबर फ्रॉड है, साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें फ्रॉडस्टर जो है क्या करते हैं, अपने आप को सीबीआई या ईडी ऑफिसर एक वीडियो कॉल के द्वारा बताएंगे और लोगों को अरेस्ट करके उनके फेक पार्सल या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हुए उनसे पैसा निकालेंगे। जेम्स वेब जो हम बात करते हैं टेलीस्कोप का, तो उसने क्या डिटेक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, चेरॉन में। तो प्लूटो का जो सबसे छोटा चंद्रमा है दैट इज चेरॉन, उसकी बर्फीली सतह पे, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो उस पर क्या डिस्कवर किया गया है, CO2, और वो भी कैसा, सॉलिड CO2 की हम बात करते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो मिला है। ठीक है, प्लूटो का मून क्या, चेरॉन। देन WHO ग्लोबल SPRP ऑन डेंगू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये SPRP का मतलब स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। तो ये डेंगू और जीका के लिए अभी हाल ही में WHO ने लॉन्च किया है। ठीक है, ल्यूपेक्स मिशन इंडिया जापान का मून कोलैबोरेशन है ये ल्यूपेक्स। ध्यान रखेंगे पहला चीज, ल्यूपेक्स किसका है, इंडिया और जापान यानी कि इसरो और जाक्सा का, इसका इसरो और जाक्सा का, जिसके अंदर वो चंद्र जल और संसाधनों की खोज करेंगे। ठीक है, तो वाटर और रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी और ये जो है वो 100 डेज तक लूनर सरफेस पे काम करने के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, क्रू 9 मिशन, नासा का लेटेस्ट एस्ट्रोनॉट लॉन्च है। नासा और स्पेस एक्स ने निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 महीनों के वैज्ञानिक अभियान के लिए भेजा।
तो नासा का क्रू 9, ठीक है, किसको भेजा है? निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को 5 महीने के एक मिशन पे। देन अडानी गूगल क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो अगर देखेंगे तो गुजरात के खावड़ा में जो है वो आपको अडानी ग्रुप जो है वो क्लीन एनर्जी अपने हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट से सप्लाई करेगा किसको? गूगल को 2025 से। और इसके थ्रू इट विल सपोर्ट गूगल 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी इनिशिएटिव जो गूगल का उसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। स्पोर्ट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला, राफेल नडाल फेयरवेल टू अ टेनिस लेजेंड। तो 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद राफेल नडाल ने नवंबर 2024 में स्पेन के मलागा में डेविस कप के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। तो सबसे ध्यान रखेंगे आखिरी टूर्नामेंट डेविस कप, और वो कहाँ पे? मलागा स्पेन में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ठीक है, टोटल 22 इनको ग्रैंड स्लैम है, जिसमें कि रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन जो है उन्होंने जीता है। तो फ्रेंच ओपन जो भी आप जानते हैं न्यूज़ में रहा, कल भी बहुत इसका एक अच्छा मैच हुआ। तो उसके कारण से अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेंच ओपन के ये किंग या चैंपियन माने जाते थे। तो 14 फ्रेंच ओपन और टोटल 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ही इज ऑल्सो एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, कहाँ गए हैं राफेल नडाल? अगर हम लोग बात करें तो स्पेन के ही हैं। अजय जडेजा, रॉयल हेयर ऑफ जामनगर। तो पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उनके चाचा महाराज शत्रुशूल्य सिंह जडेजा ने जामनगर के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर लिया। तो जामनगर के रॉयल थ्रोन में उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है, यानी कि वो अब उसके उत्तराधिकारी बना दिए गए। नेक्स्ट, अर्जुन वाजपेयी फर्स्ट इंडियन ऑन माउंट सिसिपंगमा। तो अर्जुन वाजपेयी जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट सिसिपांगमा इन द तिब्बतन हिमालय। तो तिब्बतन हिमालय में जो माउंट सिसिपांगमा है उसको मतलब चढ़ाई उस पर करने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? अर्जुन वाजपेयी। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान, और इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, वुमेन डबल में आइचका और सुरित्रा मुखर्जी ने जो है वो वुमेन डबल में जो है चाहे ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत का रैंक 7वां, जापान ने टॉप किया टेबल को। किसने टॉप किया? जापान ने। भारत 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 7वें रैंक पे रहा। 38th नेशनल गेम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है उसको उसने अभी ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग एक पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी को 38th नेशनल गेम जो है वो उत्तराखंड ने होस्ट किया। और विंटर गेम्स जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर पहली बार कराया जा रहा है ये। ठीक है ना, पहली बार। एंड्रेस इनिएस्टा स्पेनिश फुटबॉलर रिटायर्स। तो स्पेन के एक फुटबॉलर है एंड्रेस इनिएस्टा, उन्होंने फाइनली अपना जो इंटरनेशनल फुटबॉल है उससे रिटायरमेंट ले लिया। ये स्पेन के एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स आइकन रिटायर्ड। तो दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक के स्टार है उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। 2016 के रियो ओलंपिक में उनको चौथा स्थान मिला था, उसके बाद ही उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और इनका जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में वो यही है, 4th इन 2016 रियो ओलंपिक। ठीक है, और रिस्की प्रोदनुवा वॉल्ट जो है, जिसको वॉल्ट ऑफ डेथ भी बोलते हैं, उसको करने में ये प्रसिद्ध थी, प्रोदनुवा वॉल्ट। दीपा कर्माकर, ध्यान रखेंगे इस नाम को। सिंगापुर एंड्स हॉर्स रेसिंग। तो 180 वर्ष के इतिहास के बाद सिंगापुर में घुड़दौड़ जो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। तो पूछ देगा कौन सा कंट्री ने हाल ही में हॉर्स रेसिंग को पूरी तरह से एबॉलिश बैन कर दिया? तो किसने? सिंगापुर ने। नीमा रिंजी शेरपा, यंगेस्ट टू क्लाइम ऑल 8000 मीटर पीक्स। तो जितने भी 8000 मीटर की ऊंचाई वाले जितने भी चोटी है उन सब को क्लाइम करने वाली यंगेस्ट जो मेंबर इंसान बने वो कौन बने हैं? नीमा रिंजी शेरपा। नेपाल से हैं। ठीक है, कहाँ से? नेपाल से। और जितने भी 14 पीक्स हैं 8000 मीटर के ऊपर वाले सबको इन्होंने क्लाइम कर लिया है। शीतल राज माउंट चो यू समिट। ठीक है, तो शीतल राज पिथौरागढ़ उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट माउंट चो यू। माउंट चो यू को जो नेपाल तिब्बत की सीमा पे है उसके ऊपर चढ़ाई करने वाली पहली जो इंडियन वुमेन है वो बन गई शीतल। बाला देवी 50 इंटरनेशनल फुटबॉल गोल्स। तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो 50 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गोल्स की है। ठीक है, ये मणिपुर की हैं। न्यूजीलैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड जो है वो महिला जो T20 वर्ल्ड कप था उसको जीत लिया है उन्होंने। ठीक है, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो नीतू डेविड सेकंड इंडियन वुमेन बन गई हैं, किसके बाद? डियाना इडोल्जी के बाद, जिन्होंने आईसीसी के जो हॉल ऑफ फेम है,
ठीक है ना, जहाँ पे सारे मतलब फेमस जो क्रिकेटर्स हैं वो रहते हैं, उनके में नाम जगह अपना बनाने वाली दूसरी जो है वो महिला बन गई हैं, भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं डियाना एडू। ठीक है, शी इज करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ इंडियाज वुमेन सिलेक्शन कमेटी। तो भारतीय महिला चयन समिति की वो करेंटली वर्तमान में अध्यक्ष है। अर्जुन एरिगाइसी चेस मास्टर्स विनर, अगर बात करें अर्जुन एरिगासी ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रोव को हराकर WR शतरंज मास्टर खिताब जो है वो जीत लिया है। लियोनेल मेसी मार्का अमेरिका अवार्ड, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पहला मार्का अमेरिका अवार्ड जो है, जो स्पेन स्थित मीडिया हाउस द्वारा दिया गया, वो पहला ऐसा अवार्ड किसको मिला, लियोनेल मेसी को। विराट कोहली 9000 टेस्ट रन, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी से पहले पूछा हुआ है कि इसने सबसे तेजी में इतने 1000 रन क्रिकेट में पूरे किए, ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन समझना है। तो विराट कोहली चौथे इंडियन बैट्समैन बन गए जिसने 9000 टेस्ट रन को पूरा कर लिया। पंकज अडवाणी 28th वर्ल्ड टाइटल, तो पंकज अडवाणी जो बहुत फेमस, अगर आप देखेंगे जो बिलियर्ड्स खेलते हैं, तो उनका वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर 28वां विश्व खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, रॉबर्ट हॉल को 4-2 से इन्होंने हराया दोहा में जो ये चैंपियनशिप हुआ था, और लगातार ये 7वां वर्ल्ड टाइटल भी उनका है। 2024 का बैलन डी और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है कि बैलन डी और क्या है। बैलन डी और एक फुटबॉल का अवार्ड है, ठीक है, और ये फुटबॉल अवार्ड जो उस पिछले एक साल में जो सबसे बढ़िया फुटबॉल में परफॉर्मेंस किए होते हैं उनको दिया जाता है, मेल और फीमेल दोनों फुटबॉलर को। तो इस बार रोड्री जो एक स्पेनिश प्लेयर है, देश में स्पेन की बात करें और क्लब में मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, उन्होंने 1960 के बाद एक रिकॉर्ड हासिल किया है कि वो स्पेन का किसी इंसान को क्या मिला हो, ये बैलन डी और पुरस्कार मिला हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है काफी समय बाद। और आइताना बोनमती जो है वो भी स्पेन की, उन्होंने भी बैलन डी और फीमेल वाले पार्ट में जीता है। सबसे ज्यादा बैलन डी और जीतने का जो क्रेडिट अभी तक रिकॉर्ड है वो किसके पास है, लियोनेल मेसी के पास, अर्जेंटीना वाले। ठीक है, बार्सिलोना वॉन द बेस्ट वुमेन्स टीम, रियल मैड्रिड वॉन बेस्ट मेंस टीम, दोनों स्पेन के क्लब्स हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025, तो मारिया शारापोवा और बॉब माइक ब्रियान जो है उनको सेलेक्ट किया गया 2025 के क्लास ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, रानी रामपाल रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी, तो पद्मश्री विजेता जो रह चुकी हैं रानी रामपाल, उन्होंने हॉकी से क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। दीपिका कुमारी सिल्वर इन आर्चरी वर्ल्ड कप, दीपिका कुमारी ने मेक्सिको के जो क्लास्कला जो है वहां पर जो चल रहे थे आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में महिला रिकवर वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, चेस मास्टर्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हॉल ऑफ फेम 2024 का था, उसमें अगर देखेंगे तो भारत की तरफ से नीतू डेविड और इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और साउथ अफ्रीका के बी डिविलियर्स को इंडक्ट किया गया, इसके अंदर शामिल किया गया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 शूटिंग का अगर देखेंगे तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इंडियन शूटर्स को 4 मेडल मिले, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। चाइना ने इसको टॉप किया, इंडिया का 9वां रैंक रहा। अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड, तो अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम जो है वो चेंज करके अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया गया। 2026 कॉमनवेल्थ ग्लासगो की बात करें तो वो ग्लासगो में कुछ स्पोर्ट्स जो है वो हटा दिए जाएंगे, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, और केवल अब 10 स्पोर्ट्स ही इवेंट में मतलब वो फीचर किए जाएंगे इस पूरे के पूरे आयोजन में। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ग्लासगो में। अवार्ड्स पे आते हैं, सो डॉक्टर एस सोमनाथ आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इनको मिला है। तो इसरो के जो अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, झुम्पा लाहिरी ही रिफ्यूज अवार्ड ऑन सोलिडारिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो झुम्पा लाहिरी ने जो पुलिट्जर विनिंग इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं डिक्लाइंड द नोगुची म्यूजियम अवार्ड प्रोटेस्टिंग द फायरिंग ऑफ स्टाफ ओवर प्रो प्लेस्टीन एक्सप्रेशन, तो इसलिए उन्होंने अवार्ड को ये नकार दिया। राजकुमार हिरानी राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, तो फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जो है जो 3 इडियट्स जैसे मूवीज के लिए जाने जाते हैं उनको राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 का दिया गया। द फेबल बेस्ट फिल्म एट लीड्स फेस्टिवल, तो लीड्स जो फेस्टिवल कराया गया
उसमें जो फेबल है, जिसमें मनोज बाजपेयी भी ये काम कर रहे हैं और डायरेक्शन उसका राम रेड्डी ने किया है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, किस कैटेगरी में? कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म कंपटीशन। ठीक है, बुकर प्राइज 2024 समंथा हार्वे। समांथा हार्वे को, जो एक ब्रिटिश आप ये है क्या बोलते हैं लेखिका है, तो उनको उनके नॉवेल ऑर्बिटल, जिसके लिए ऑर्बिटल के लिए दिया गया, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर सेट किया गया। ठीक, नेक्स्ट, फिलिप नॉइस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? फिलिप नॉइस को। किसको? फिलिप नॉइस को, जो कि वेटरन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर है ये। सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। तो थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया अभी हाल ही में? सोनू सूद को बनाया गया, ध्यान देना। अनिल प्रधान रोहिणी नैयर प्राइज 2024। तो अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर प्राइज 2024 दिया गया, किस काम के लिए? उनका इम्पैक्टफुल वर्क जो रूरल डेवलपमेंट में हुआ है उसके लिए। श्री श्री रविशंकर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस देश का मिला है? फिजी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है श्री श्री रविशंकर, उनको ऑर्डर ऑफ फिजी, हाईएस्ट वहाँ का अवार्ड है, वो दिया गया है। ठीक है, भुवनेश्वर को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पुरस्कार मिला। किसको? भुवनेश्वर को। अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई कॉन्फ्रेंस जो है 2024, उसमें यह अवार्ड उनको मिला है। उर्मिला चौधरी ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड। ठीक है, तो नेपाल की हैं ये। अगर आप बात करेंगे उर्मिला चौधरी, उनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा मिला है। दारासिंगा खुराना, दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ब्रिटेन में दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। अगर आप बात करेंगे इसको शरणार्थी पुरस्कार जो है, वो आपको ध्यान देंगे तो सिस्टर रोसिता मिलेसी को ब्राज़ील के ये अवार्ड दिया गया है। रीजनल अवार्ड की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अफ्रीका में माइमून बा, जिन डेविड यूरोप, नादा फदोल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए, और दीप्ति गुरुंग को एशिया पैसिफिक। तो दीप्ति गुरुंग जो नेपाल की कार्यकर्ता है, उनको ये एशिया पैसिफिक में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर वीपी 2024 का, जो वीपी और ये जारी किया जाता है वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत को चौथा स्थान मिला है, और जो बात करें ट्रेडमार्क फाइलिंग में ये दिया गया, जिसमें 6.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली इन दिस रैंकिंग। ठीक है, और पेटेंट की बात करेंगे, जब पेटेंट एप्लीकेशन में, तो भारत को 15.7% वृद्धि देखते हुए छठा रैंक मिला है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट, हिंडाल्को मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। तो एसएनपी जो ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 कराया, उसमें उसने हिंडाल्को को 5वीं बार लगातार दुनिया का सबसे सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी, यानी कि सतत एल्यूमिनियम कंपनी घोषित किया है। देन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो क्यूएस एशिया का यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 का, उसमें आपको दिखेगा, तो एशिया में भारत के लिए शीर्ष संस्था जो रही वो थी आईआईटी दिल्ली, उसका रैंक 44th रहा। कितना? 44th। टोटल 161 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया इसमें। चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 का, तो भारत को 100 में से 45.5 स्कोर के साथ 176 पोजीशन मिला है। और इसका वजह क्या है? तो हमारे यहाँ जो पुअर लैंड मैनेजमेंट है और बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट है, उस कारण से इंडिया को 176 रैंक दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक 79 है ग्लोबली, साउथ एशिया में तीसरा। टॉप में डेनमार्क और सबसे कम वेनेजुएला। लगातार 7वें साल देखा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई की बात करें अगर हम लोग, तो ये जारी किया गया, और किसके द्वारा? ओपीएचआई और यूएनडीपी के द्वारा। किस दिन? इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इस बार इंडिया का जो एमपीआई स्कोर रहा है वो 0.069 रहा है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन है, दैट इज 234 मिलियन। कितना? 234
मिलियन, और दुनिया भर में 1.1 बिलियन यानी 1.1 अरब लोग जो है वो अत्यधिक यानी एक्यूट पॉवर्टी में रहते हैं। फिर है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 84th आया है। 2023 में 87 था, तो 3 रैंक का इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, और ये जारी करने वाला इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, EWF रिपोर्ट इसको बोलते हैं। टॉप 5 में हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और यूएस। फिर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात करें अगर हम लोग, तो इस इंडिया विल सी हाईएस्ट ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक है उसमें बताया गया कि भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मांग जो है वो उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी। इमिशन गैप रिपोर्ट 2024, तो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट की बात करें तो ये ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में कहता है कि लगभग 3.1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात हम करें उससे ये आगे जा सकता है। और इंडिया में जो पर कैपिटा जो इमिशन है GHG का, ग्रीन हाउस गैसेस का, वो 2.9 टन्स कार्बन टू जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। चीन में 11, यूएस में 18। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और इंडिया का जो एमिशन है वो 6.1% 2023 में बढ़ा। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, विश्व सौर रिपोर्ट की बात करें तो इसके 7वें असेंबली को अभी जो है वो कराया गया वहाँ पर, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके 7वें असेंबली में ये लॉन्च हुआ। ठीक है, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट का तीसरा एडिशन। वर्ल्ड बैंक पोली क्राइसिस रिपोर्ट, ठीक है, तो बहुसंकट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक का जारी हुआ है। और इसमें क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो लगभग लगभग 7.3% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको 2030 तक अफेक्ट कर देगा। ठीक है, और भारत में एक 1990 में 431 मिलियन जो गरीब थे वो 2024 में घट के 129 मिलियन रह गए हैं, यानी एक्सट्रीम पुअर की जो हम बात करते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं यानी कि वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट की, तो WME यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2023 सबसे गर्म और सबसे सूखा वर्ष रहा है पिछले 33 ईयर्स। ठीक है, देन वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024, यूएन हैबिटेट ने इसको जारी किया है। और इस बार अगर आप देखेंगे किस पे फोकस रहा, तो सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन और यानी अर्बन क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस इस बार दिया गया। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024, यूएनईपी का ही रिपोर्ट ये भी है। कौन सा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये पूछता है कि कौन जारी किया ये रिपोर्ट, जिसमें कि मैसिव फाइनेंसिंग गैप है क्लाइमेट अडेप्टेशन के, कि किस तरह से आप जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढाल सकते हैं, उसके ऊपर जो पैसा लगाया जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 यूनेस्को जारी किया है। ठीक है, शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों पर रिपोर्ट जारी किया गया है। और वो SDG 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चौथा जो एजुकेशन के ऊपर है उसके प्रोग्रेस को रिव्यू करता है। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2024, अगेन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो WWF उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कहता है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो 73% कम हो गया है पिछले 50 साल में, और फ्रेश वाटर स्पीसीज 85% डिक्लाइन। और भारत में इसका अगर आप देखेंगे असर, तो 3 वल्चर स्पीसीज जो है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, इंडियन वल्चर, व्हाइट रम्ड और स्लेंडर बिल्ड। देन एनवी स्टैट्स इंडिया 2024, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का एक ये है, उसमें अगर बात करें तो उसका 7वां जो एडिशन है वो जारी किया गया अभी हाल में। ठीक है, एनवी स्टैट्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला है, और ये गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में इसको रखा गया है। इंडिया का स्कोर 27.3 था, जिसमें कि बांग्लादेश से पीछे, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे। सबसे ज़्यादा जो है वो हिट कौन हुआ है, सोमालिया। देन वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी इंडेक्स, तो ये 50 इकोनॉमीज को, जिसमें अभी इंडिया नहीं है, उसको इंक्लूड करता है, विच एम्स टू एक्सपैंड टू 180 कंट्रीज बाय 2026। अब कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। देन ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, तो जयपुर के अंदर जो स्थित है साउथ वेस्ट कमांड, उसने नया डिफेंस थिंक टैंक बनाया है, किस नाम से, ज्ञान शक्ति नाम से। किस नाम से, ज्ञान शक्ति। ठीक है, सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है जो कहाँ पे है, जयपुर में, उसने बनाया है।
ट्राई सर्विसेज कमांडर्स में जो तीनों सेवा है उनके कमांडरों का एक सम्मेलन जो है वो कराया गया, कहाँ पे, कोची में कराया गया। फिर इंडिया रशिया पंचशील एग्रीमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट, इंडिया रशिया ने अग्रीमेंट किया है क्या चीज़ के लिए, कि वो दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, पंचशील एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम। तो पंचशील जो है वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली के संयुक्त निर्माण पर सहमति दोनों देशों में जताई गई। अंतरिक्ष अभ्यास, पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हुआ। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है डीएसए ने भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास जो है वो, जिसका नाम था अंतरिक्ष अभ्यास, वो 11 से 13 नवंबर को दिल्ली में कराया। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ऑस्ट्रा हिंद है, वो उसका तीसरा एडिशन हुआ कहाँ पे, पुणे में। ट्राई सर्विसेज पूर्वी प्रहार, तो 8 नवंबर से एक मेजर ट्राई सर्विस जो यानी तीनों सर्विस का एक्सरसाइज था वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर अपने प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए वो स्टार्ट किया, उसका नाम था पूर्वी प्रहार। फिर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल यानी भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है वो, अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली में जो है इसको द्वितीय सैन्य विरासत महोत्सव यानी सेकेंड एडिशन जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का हुआ, उसमें इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट, महासागर समिट थर्ड एडिशन, तो महासागर शिखर जो सम्मेलन हुआ उसका तीसरा एडिशन, उसको इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली होस्ट किया। एक्सरसाइज विनबैक्स, तो भारत और वियतनाम, इंडिया और, क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर आएगा किसके बीच में है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में विनबैक 2024 का आयोजन अंबाला में किया गया, कहाँ पे, अंबाला में। वज्र प्रहार, इंडिया और यूएस का, किसका, इंडिया और यूएस का एक ये है एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका 15th एडिशन अभी कराया गया, कहाँ पे, आइडाहो यूएस में, कहाँ पे, आइडाहो यूएसए में। गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया, गरुड़ मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के अंदर आप देखेंगे तो उसका 9th एडिशन जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में कराया गया, कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया। फिर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर आरपीएफ, तो रेलवे सुरक्षा बल ने वीरता का डिजिटल स्मृति जो है वो लॉन्च किया है, किसके लिए, अगर हम लोग बात करेंगे जो भी क्या कहते हैं हमारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पर ये वीरता दिखेगी, उस चीज़ को वहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप, तो भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने पहली बार समुद्री अभ्यास एमपीएक्स जो है वो संपन्न किया, और ये पहला इनॉग्रल था, फर्स्ट टाइम। देन सिम्बेक्स 2024, जो इंडिया और सिंगापुर, किसके बीच में, इंडिया और सिंगापुर का एक ईस्टर्न नेवल कमांड के ऊपर इसका 31st एडिशन जो है वो कराया गया। सिंगापुर और इंडिया के बीच का क्या है, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, दो देश हैं इसलिए बायलैटरल वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ने नसीम अल बहर, तो नसीम अल बहर की बात करें तो इसके बीच में इंडिया और ओमान के बीच में एक नेवल ड्रिल हुआ, ठीक है। तो नसीम अल बहर जो है वो इंडिया ओमान का एक नेवल एक्सरसाइज जो कहाँ पे कराया गया है, गोवा के कोस्ट के ऊपर। अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट डिवाइस, तो अग्नास्त्र की बात करेंगे अगर तो एक नया विस्फोटक यंत्र है जो गंगा जो हमारा गंगटोक का कमांडर सम्मेलन हुआ, उसमें भारतीय सेना ने इस मल्टीपर्पज पोर्टेबल जो हम लोग बात करते हैं डिटोनेशन जो डिवाइस है उसको लॉन्च किया। देन टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की अगर बात करें, भारत के जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर्स है डिफेंस के, वो है यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया, ठीक है। देन डेफ कनेक्ट 4.0 या आईडेक्स डीआईओ, डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन आईडेक्स डीआईओ के द्वारा किया गया, जो रक्षा नवाचार संगठन है, और ऑर्गेनाइज्ड बाय आईडेक्स डीओ। डेफ कनेक्ट 4.0 फोकस्ड ऑन डिफेंस इनोवेशन सिस्टम, ऑल्सो किस पे फोकस करता है, डिफेंस इनोवेशन सिस्टम पे भी ये काम करता है। थार्ड टू इसराइल यूएस का असिस्टेंस, तो अमेरिका ने थार्ड जो उसका टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस प्रणाली है उसको इसराइल को में भेजने का घोषणा किया है। हेल फायर मिसाइल डील इंडिया यूएस के बीच में, तो भारत ने अमेरिका से 170 एजीएम 114 जो हमारा आर हेल फायर मिसाइल है वो खरीदने का क्या कहते हैं डिसीजन लिया है।
ऑल वुमेन सीआईएसएफ बटालियन, तो सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन जो है वो केंद्र सरकार ने क्या किया, उसको मंजूरी दे दिया है, फर्स्ट ऑल वुमेन रिजर्व बटालियन फॉर सीएसएफ। ई तरंग सिस्टम जो एआई इनेबल्ड है, रक्षा मंत्रालय ने एआई आधारित ई तरंग प्रणाली लॉन्च की है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है डिफेंस मिनिस्ट्री के, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में जाने के लायक है वहाँ पे। ड्रैगन ड्रोन्स, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर देखेंगे तो ड्रैगन ड्रो थर्माइट जो है वो छोड़ते हैं, और इनका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में खूब हुआ, क्योंकि ये थर्माइट छोड़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कंपाउंड हुआ करता है, और इंटरनेशनल लॉ में थर्माइट का इस्तेमाल बना नहीं है, इसीलिए कोई वायलेशन भी नहीं मानता है। इप्सामार 8, तो अगर 8वां एडिशन की बात करें तो इप्सामार में हमारे तरफ से आईएनएस तलवार पार्टिसिपेट किया, दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। ठीक है, ये एक ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फिर मालाबार एक्सरसाइज बहुत फेमस है कि विशाखापट्टनम में ही होगा, और इसमें 4 देशों के जो नेवीज होते हैं, इंडियन, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो आगे जाके यही क्वाड बना, तो उनके लिए फैसिलिटी है कि वो अपना मालाबार एक्सरसाइज करा सकते हैं। कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। देन साइबर कमांडो ट्रेनिंग आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी मद्रास के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रवर्तक फाउंडेशन जो है उसने एक ट्रेनिंग लॉन्च किया है, क्या करने के लिए? साइबर कमांडोज को क्रिएट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के अंदर। देन समर्थक, पहला बहुउद्देशीय पोत अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल। अब भारतीय नौसेना ने एल शिपयार्ड चेन्नई से समर्थक नामक पहला एमपीवी लॉन्च किया। इंडिया नेवी लॉन्च इट्स फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल कहाँ पे? एल शिपयार्ड चेन्नई में। देन वीएलएफ रडार स्टेशन, तो तेलंगाना, कहाँ पे? तेलंगाना, तो राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका? दूसरा हमारा वीएलएफ रडार स्टेशन जो कहाँ पे? तेलंगाना में। पहला ऑलरेडी कहाँ पे है? आईएनएस कटबोमन यानी तमिलनाडु। देन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अक्टूबर, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो जो सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो 2024 का कहाँ पे शुरू हुआ? गैंगटॉक में। देन मिसाइल टेस्टिंग रेंज आंध्र प्रदेश, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट सुरक्षा समिति ने नगैंका आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण रेंज उसको मंजूरी दे दिया। हमने उस दिन भी इसको डिस्कस किया। MQ-9B ड्रोन, ये भी हमने डिस्कस किया, इंडिया और यूएस के बीच में था। ठीक है, नाउ मिसलेनियस पार्ट, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि कुछ डेथ्स हुए हैं, जैसे रतन टाटा, तो चेयरमैन एमेरिटस थे किसके? टाटा सन्स, उनका निधन हुआ मुंबई में। वो एक पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उनको मिला हुआ था। एंड ही रिसीव्ड यूकेज उत्तराखंड, सॉरी यूकेज की बात करेंगे हम, यानी कि केबीई 2009 में और असम वैभव 2021 में। ठीक है, तो उनको ये सम्मानित किया गया था इन अवार्ड्स के द्वारा। देन विवेक देबरॉय 69 ईयर्स में एक इकोनॉमिस्ट और चेयरमैन थे किसके? जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, पीएम का सलाहकार जो होती है आर्थिक मामलों के लिए, उसके एक इकोनॉमिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, और नीति आयोग के एक फाउंडिंग मेंबर थे। शारदा सिन्हा आपके देश में बहुत फेमस आइकॉनिक फोक सिंगर हैं, उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जानते हैं, और ये पद्म भूषण 2018 में जीती। के एस पुट्टा स्वामी, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने जज अगर हम बात करें तो, और एक पिटिशनर भी रहे हैं बहुत फेमस केस में, जिसका नाम है जे एस पुट्टा स्वामी ओनली, या राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया 2017 में, वो उनके ही कंट्रीब्यूशन के कारण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डेज ऑफ वर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाएगा? जो जाता है 15 अक्टूबर। थीम था इस बार का एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज, तो स्टूडेंट्स को एक बदलाव का एजेंट के रूप में बना, एम्पावर किया जाए, ये इस बार का थीम था। और ये डेट जो है वो क्यों चुना गया? जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी को डिनोट करता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड फूड डे की अगर बात करें हम लोग तो 16 अक्टूबर। थीम इस बार का क्या था? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो भोजन के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इस बार ये जारी किया गया था वर्ल्ड फूड डे के। कॉलिंस डिक्शनरी में 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो था ब्रैट। क्या नाम था? ब्रैट। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज अ
स्पॉइल्ड और एनोइंग चाइल्ड रिफ्लेक्टिंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स। त्योहार की बात करें अगर, तो आपको दिखेगा इगस बग्वाल फेस्टिवल उत्तराखंड, जिसको बुद्धि दिवाली और मतलब बुढ़ी दिवाली और हरबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, वो उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, बुढ़ी दिवाली इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। निंगोल चकोबुआ, तो निंगोल चकोबा जो है मणिपुर, वहाँ पे मीती कम्युनिटी के द्वारा, अभी काफ़ी न्यूज़ में कम्युनिटीज़ हैं, कुकी जो मीती ये सब, उनके द्वारा वुमेन को ऑनर करने के लिए और सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन में जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए मनाया जाता है निंगोल चकोबा। कुछ और नेशनल डेवलपमेंट देखें तो जमाइका मार्ग दिल्ली में, तो पीएम मोदी ने जो जमाइका हाई कमीशन के बगल का जो रोड था, सड़क था, उसका नाम जमाइका मार्ग कर दिया है। ठीक है, देन डीएमआरसी ने लाइन जो है वो लाइन 4 कार्बन न्यूट्रल बनाने का बताया है, यानी यमुना बैंक वैशाली का जो मेट्रो कॉरिडोर है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हुआ ये ऑलरेडी, उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कार्बन न्यूट्रल का। ठीक है, ये हो चुका है। कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक, ये पीएम ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली से लॉन्च किया। क्या? कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक। देन भारत वाक्य बुक लॉन्च्ड, तो भारत वाक्य पुस्तक का विमोचन हुआ और ये एक बायोग्राफी है क्लासिक म्यूजिशियन जो हमारे रहे हैं भरत बलवाली, उनके लिए, और इसको रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्कैम से बचो कैंपेन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा, जो हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेटा, उसका एक ज्वाइंट एफर्ट है ताकि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उससे आप बच सको। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू आईपीयू, तो अगर बात करेंगे इंटरनेशनल जो हम लोग का अंतर संघीय संसदीय जो संघ सम्मेलन है, उसमें पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड किया किसने? लोकसभा लीडर जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला। और ये 149वां आईपीयू सम्मेलन हुआ, कहाँ पे कराया गया? जिनेवा। देन आरएसएस एंटर्स 100th ईयर। ठीक है, तो 1925 में केबी हेडगेवर के द्वारा ये अगर आप देखेंगे खोजा गया था, और अभी अगले यानी इस साल हम लोग बात करें तो इसका 100th ईयर ये चल रहा है। निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024, तो निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये नेशनल ब्यूटी टाइटल को जीता है। विकास यादव रॉ के चार्ज हैं यूएसए के बंदर, तो एक एसेसिनेशन प्लॉट गुरपतवंत सिंह पनून जो है, जिनका भी एसेसिनेशन हुआ यूएस में ही, उनके प्लॉट में इनका नाम होने के कारण यानी विकास यादव का, उसको चार्ज किया गया है यूएसए के द्वारा। ये रॉ के ग्लोबल डेवलपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कर्म, नामीबिया एलिफेंट कलिंग, नामीबिया में हाथियों की हत्या, लगभग 83 हाथी जो थे वो मर गए बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड हंगर क्राइसिस। देन स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा में, राजधानी नगर की जो कैपिटल सिलवासा, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर। स्विट्जरलैंड बुर्का बैन, तो स्विट्जरलैंड में बुर्का में प्रतिबंध लग गया है और ये 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है रेफरेंडम करा के। माउंट लेवोतोबी eruption इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में माउंट जो हमारा लेवोतोबी है, अभी आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूज़ में चल रहा था इतना इटली वाला, तो अभी माउंट लेवोतोबी में eruption 7 नवंबर 2024 को देखा गया, ईस्टर्न इंडोनेशिया में ये फॉल करता है। ठीक है, देन मोनाको मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी होता है उसमें मोनाको जो है वो दुनिया का सबसे महंगा देश घोषित किया गया। देन शेख नईम कसीम न्यू हिजबुल्लाह चीफ, तो हिजबुल्लाह के नए प्रमुख यानी सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो है वो अपॉइंट किसको किया गया? शेख नईम कसीम, जिसने किसको सक्सीड किया? हसन नसरल्ला, जिनकी मौत हो गई थी इस वॉर के दौरान। एनवीडिया सरपासेस एप्पल, तो एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की ये सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं मार्केट कैप है, कंपनी मूल्यांकन जो है उसको टच किया है, और दैट इज $3.53 ट्रिलियन। देन ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस एट इफी, इन आईएफएफआई की बात हम करें यानी अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है जो गोवा में होता है, उसके 55वें संशोधन में मतलब संस्करण में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया फोकस देश जो है वो डिक्लेयर किया गया है, कंट्री ऑफ फोकस। देन थर्डो कन्वेंशन मणिपुर, तो थाडू सम्मेलन जो मणिपुर में, उसमें 10 पॉइंट का डिक्लेरेशन जो रिलीज किया गया थाडू ट्राइबल कम्युनिटी को बचाने के लिए।
देन लॉस्ट मायन सिटी डिस्कवर्ड, जो मेक्सिको के डेंस जंगल में जाकर मिला लीडार टेक्नोलॉजी के तहत। तो माया सभ्यता का खोया शहर जो था वो मिल गया। ब्रॉन्ज एज सिटी सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ध्यान देंगे तो खैबर ओसिस जो है, खैबर ओएसिस जो है, जो नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरेबिया में है, इट रिवील्ड अ ब्रॉन्ज एज सेटलमेंट। वहाँ से क्या प्रूफ मिल रहा है कि वहाँ पर एक कांस्य युगीन शहर जो था उसके अवशेष पाए गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया 3 लेक्चर के अंदर। और अब इसका आपको 100 क्वेश्चन अक्टूबर और नवंबर से वो भी हम आपको शेयर कर देंगे कल तक। आप प्रैक्टिस के लिए उसका पीडीएफ ही है, ठीक है ना, टेस्ट फॉर्म में नहीं, पीडीएफ मिलेगा। टेस्ट जो आपका शेड्यूल्ड है, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वाला करंट अफेयर्स का थीमेटिक टेस्ट जो 15 या 16 तारीख को है, उसके पहले वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे तक मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर का भी आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब वो 150 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो कराया जाए। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे रोकते हैं अभी।